कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम नाम देते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, इसके अंदर मेन खराबी कोरोनरी आर्टरी के अंदर आ जाती है और कोरोनरी आर्टरी हम सबको पता है कि वो हार्ट को ब्लड की सप्लाई कर रही होती है। डिफिनीशन ऐसे याद कर लो कि ये क्लिनिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन है, क्योंकि इसके अंदर पेशेंट हमें क्लिनिकल उसके अंदर साइन एंड सिम्टम भी नजर आते हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जिस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे। कोरोनरी आर्टरी के अंदर नॉर्मल फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, तो पैथोलॉजिकल कंडीशन मेन अंडरलाइन खराबी क्या आ जाती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है और हार्ट के मसल की डिमांड ऑक्सीजन की इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे रिलेटिव इस्कीमिया और साइन एंड सिम्टम डेवलप हो जाते हैं जब हम इंजाइनल पेन की बात करेंगे। तो इसे याद कर लो कि क्लिनिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर या तो ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज होगी तो या उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। दोनों कंडीशन के अंदर हार्ट के अंदर रिलेटिव इस्कीमिया हो जाते हैं, उसको फिर हम नाम देते हैं कि दिस इज इस्कीमिक हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए। आप लोग बेड हार्ट निमोनिक से याद कर लो, ठीक है, BAD, ठीक है, और हार्ट। बेड हार्ट का मतलब होता है कि हार्ट के लिए बुरी खबर। अब जिसकी BMI बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 30 वो वाले लोग ज्यादा रिस्क में होते हैं। सेकंड नंबर पे ए है, तो एज जब हम 10 साल के होते हैं LDL की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है इंटाइमल लेयर पे। जब 40 तक पहुंच जाते हैं तो हम रिस्क पे हो जाते हैं, लेकिन अगर हम 60 ईयर प्लस हो जाते हैं तो वो रिस्क वाला जो रेशो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, फिर हम हाई रिस्क पे होते हैं। अगर पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस वाला है, सही है, इसके अलावा इससे हाइपरटेंशन, सही है, मोस्ट कॉमन काज, सही है, इसके साथ आप लोग लिखो मोस्ट कॉमन काज कोरोनरी आर्टरी डिजीज की क्या है, हाइपरटेंशन। ये मोस्ट कॉमन काज है एथेरोस्क्लेरोसिस के, और एथेरोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन काज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। इसके अलावा अगर अल्कोहल कंजम्पशन कोई बंदा कर रहा होता है वो लोग भी ज्यादा रिस्क पे होते हैं। एलिवेटेड LDL लेवल और डिक्रीज HDL लेवल ये भी रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, सही है, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को अगर हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट का कोई भी मसला हो, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, सही है, तो वो लोग भी ज्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसके अलावा स्मोकिंग, सही है, जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं उसकी वजह से भी, उस केमिकल्स की वजह से एंडोथेलियल सेल इंजर्ड हो रहे होते हैं, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और इसके अलावा ओबेसिटी। फिर हमने बात की थी कंडीशन इन विच O2 सप्लाई डिक्रीज, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या हो जाते हैं, जो आर्टरी के ल्यूमेन है वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, फ्लेक्स प्लग उसके अंदर आ जाते हैं, अब टू सम एक्सटेंट वो ब्लॉक रहता है तो ब्लड की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा अगर ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन हमें पता है वहां पे स्वेलिंग, रेडनेस, ये सारी चीजें होगी, तो ल्यूमेन डायमीटर डिक्रीज होगा, ब्लड की सप्लाई डिक्रीज। इसके अलावा अगर वहां पे थ्रोम्बस हो जाए या आर्टरी ब्लॉक हो जाए, थ्रोम्बोसिस हो जाए, एम्बोलाई अगर कोई एयर से या ब्लड का फ्लो की ओर से आ जाए और कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करते तो उसको हम कहते हैं कि ये अब एम्बोलाई है, वो भी अंडरलाइन काज बन सकता है। इसके अलावा वेजोस्पाज्म, ठीक है, अगर ब्लड वेसल के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए तो ये सब भी ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा सीवियर एनीमिया, अगर पेशेंट को सीवियर एनीमिया हो, इट भी डिक्रीज हो। फिर अगर ऑक्सीजन इवन मौजूद है बॉडी के अंदर लेकिन अगर एनीमिया है, इट विल ड्रॉप है, तो हार्ट के मसल को भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, सीवियर एनीमिया भी। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को ईल्ड स्टेज लंग डिजीज हो, लंग्स अगर कंप्लीटली खराब है तो ऑक्सीजनेशन और कार्बन जो गैसेस एक्सचेंज वाला प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं होगा, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कम होगा, हार्ट को भी कम सप्लाई होगी। इवन इन दो कंडीशन के अंदर कोरोनरी आर्टरी इंटैक्ट होती है, उसके अंदर कोई खराबी नहीं होती। ये वो कंडीशन है जिसके अंदर सिर्फ हार्ट के मसल को ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। अब वो कंडीशन जिसके अंदर हार्ट के ऑक्सीजन न्यूट्रिशन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट, जब हम टेकिकार्डिक हो जाते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं, तो हार्ट के ऑक्सीजन की न्यूट्रिशन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो, लेफ्ट वेंट्रिकुलर अगर ज्यादा होते हैं या वॉल्यूम ज्यादा हो जाते हैं, वो डायलेट नहीं होता है, सही, डायलेट नहीं होता, तो इसलिए उस कंडीशन को हम नाम देते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी विच लूज द नॉर्मल इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल के नॉर्मल जो इलास्टिसिटी है वो लॉस हो गई। अब ये प्लग की फॉर्मेशन कैसे होती है कि एंडोथेलियल सेल्स होते हैं इसके टॉप पे डिस्फंक्शनल एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं, उसके बीनीथ इस एरिया के अंदर मसल के सेल प्रेजेंट होते हैं, और उस मसल के इन बिटवीन कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो वो मसल और वो कोलेजन प्रोटीन को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास फाइब्रस कैप है, ठीक है। जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर, उसके टॉप पे डिस्फंक्शनल एंडोथेलियल सेल, सेकंड नंबर पे वहां पे मसल, सही है, लेकिन डिस्फंक्शनल मसल होते हैं तो उसको हम नाम देते हैं कि ये फाइब्रस कैप है।
स्टेबल इंजाइना के अंदर एक चीज याद रखो कि फाइब्रस के बहुत टफ होता है, सही है, मीन्स के उसके जो साइज है वो लार्ज होते हैं, तो इजीली ये ब्रेक नहीं होता, इसके फिशरिंग या रप्चरिंग के कोई चांसेस नहीं होते स्टेबल इंजाइना के अंदर, क्योंकि फाइब्रस के इसका ज्यादा थिक होता है, ज्यादा मसल सेल पे मुश्तमिल होता है और ज्यादा कोलेजन उस पे प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। इसके अलावा इस एरिया के अंदर उस फाइब्रस प्लग के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, मैक्रोपेजेस, ठीक है, और मैक्रोपेजेस यहाँ पे प्लेटलेट जेराइड ग्रोथ फैक्टर रिलीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस ब्लड वेसल की ल्यूमेन के अंदर न्यू जेनेसिस हो जाती है, न्यू ब्लड वेसल की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इंजो न्यू जेनेसिस, यानी न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन, और वो जैसे ये है, ठीक है। अब इस कोरोनरी, अगर ये कोरोनरी आर्टरी हो तो इसके अंदर इस वाले एरिया के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस है, सही, इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये डिस्फंक्शन एंडोथेलियल सेल और ये हेल्थी एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक। स्टेबल प्लग की सबसे पहले बात करते हैं। स्टेबल प्लग के अंदर क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी जब तक 70% ब्लॉक नहीं होता है, तो ये हमें कोई साइन एंड सिम्टम स्टार्ट नहीं होते, 70% अगर ब्लॉक है और ये फिक्स प्लग है, सही, कि ये अब न बढ़ रहे हैं न कम हो रहे हैं, लेकिन स्टेबल है, इतनी ही साइज है इसका, सही। ड्यूरिंग रेस्ट क्या होगा, इस पेशेंट के हार्ट रेट 70 बीट्स पर मिनट अगर है, तो ड्यूरिंग रेस्ट अब ये 70% ब्लॉक है, 30% ओपन है, तो 30% ये डिपेंडेंट मायोकार्डियम को ब्लड की सप्लाई दे रही। ड्यूरिंग रेस्ट इस पेशेंट को, जिसके अंदर स्टेबल प्लग होता है, जिसको हम स्टेबल इंजाइना का नाम देते हैं, उसके अंदर ड्यूरिंग रेस्ट कोई पेन नहीं होता है, क्योंकि हार्ट की डिमांड डिक्रीज हुई होती है, वो 30% ब्लड की सप्लाई से फुलफिल हो रहा होता है, वो कंप्लीट हो रहा होता है। लेकिन जैसे इस पेशेंट के हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड की सप्लाई तो अब परमानेंट है, ठीक है, वो तो सस्टेन है कि वो 70% ब्लॉक है और 30% वो ओपन है। फिर अगर हार्ट रेट लेट्स सपोज 70 से 100 पे चला गया, अब 100 रेट के लिए इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई, ब्लड की सप्लाई वो सस्टेन है, वो वही परमानेंट है, 70% ब्लॉक है, 30% ओपन है, तो इस पेशेंट के इस वाले एरिया के अंदर इस्कीमिया स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे इस्कीमिया स्टार्ट हो जाते हैं, इस वाले पेशेंट को पेन भी स्टार्ट हो जाते हैं, इंजाइनल पेन स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि पेशेंट को जब वो एक्सर्शन कर रहा होता है तो उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इंजाइना। उसकी वजह ये होती है ड्यूरिंग रेस्ट, इसलिए क्योंकि उसके हार्ट की डिमांड डिक्रीज हुई होती है, ठीक है। जब हार्ट रेट बढ़ता है, जैसे हमने इसके अंदर बात की थी, हार्ट रेट जब इंक्रीज होगा, ये हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो हार्ट की डिमांड बढ़ेगी, और नॉर्मल पर्सन के अंदर जब हमारा हार्ट रेट बढ़ रहा होता है, तो ये हार्ट रेट 100+ भी चला जाता है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकली हमारी कोरोनरी आर्टरी डायलेट होगी। इस पर्सन के अंदर जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस हो, यहाँ पे ये कोरोनरी आर्टरी डायलेट हो जाएगी, यहाँ, लेकिन ये जो डिस्फंक्शनल एथेरोस्क्लेरोसिस वाला पार्ट है, इसके अंदर कोई डायलेशन नहीं होगी, ब्लड की सप्लाई सस्टेन रहेगी। तो इसलिए जिस पेशेंट के अंदर स्टेबल प्लग होता है, 70% या मोर देन 70% उसने कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक किया होता है, एट्रेस इस पेशेंट को कोई पेन नहीं होता, ठीक है। अंडरलाइंग रेशनल ये याद रखो, क्योंकि ड्यूरिंग रेस्ट हार्ट रेट डिक्रीज हुआ होता है, तो 30% ब्लड सप्लाई इनफ होता है कि उसकी ऑक्सीजन की डिमांड को और न्यूट्रिशन की डिमांड को पूरा करे। ड्यूरिंग एक्सर्शन इस पेशेंट को इंजाइनल या चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है। क्यों? जब हम एक्टिविटी करते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं, तो हार्ट रेट तो ऑक्सीजन की डिमांड को भी इंक्रीज कर रहा होता है, ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए और सप्लाई इसको फिक्स है, तो दर्द स्टार्ट हो जाता है, यानी टेकिकार्डिया। इसके अलावा लेस देन 10 मिनट्स ये वाला पेन जो स्टार्ट हो जाती है, जिसको स्टेबल इंजाइना होता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि अगर कोई पेशेंट को वो एक्सर्शन कर रहे हैं और उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया, सबसे पहले वो खुद से क्या करते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको छोड़ देता है, तो ये बैठ जाते हैं, रेस्ट कर रहा होते हैं, विद इन 10 मिनट्स उसका पेन डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसके अलावा सबसाइड विद नाइट्रोग्लिसरीन, अगर क्लिनिकल साइड पे इस पेशेंट को हम सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन दे दे तो ये पेन खत्म हो जाते हैं, सबसाइड हो जाते हैं, मींस के रिस्पॉन्स कर रहा होता है। इसके अलावा पेन डिक्रीज विद रेस्ट, अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन है, ठीक, हमने उसको रेस्ट एडवाइस किया और रेस्ट के साथ अगर उसका दर्द इंजाइनल पेन खत्म हो गया, तो इट्स मीन के पेशेंट को स्टेबल इंजाइना है। तो स्टेबल इंजाइना की कैरेक्टरिस्टिक याद रखो कि ड्यूरिंग रेस्ट पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता है, सही। इसके अंदर पेक्स ऑब्स्ट्रक्शन होती है, सही, स्टेबल प्लग बना होता है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं कि ये स्टेबल इंजाइना है। एक्सर्शन, चाहे वो स्ट्रेस हो, वो फियर हो, वो डर जाए, कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से हार्ट रेट यानी पेशेंट टेकिकार्डिया को, इस पेशेंट को दर्द स्टार्ट होगा, लेस देन 10 मिनट्स होते हैं, और इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन को रिस्पॉन्स दे रहा होता है, उसके साथ खत्म हो जाते हैं, सबसाइड हो जाते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग रेस्ट स्ट्रेस के साथ साथ ये दर्द खत्म हो जाते हैं, इसलिए फिर हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि ये स्टेबल इंजाइना है, ठीक। अब थ्रोम्बस
इसकी डिफिनीशन भी याद कर लो। यहाँ पे जो थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हुई होती है उसको हम कहते हैं कि ये द कलेक्शन ऑफ फाइब्रोप्लेटिक प्लग से, इसके अंदर फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसको हम फाइब्रस कैप कहते हैं। इसके अलावा पिट्स की डिपोजिशन यहाँ पे होती है विच इज प्रेजेंट इन द एंटाइमल लेयर। ये उसके लिए शर्त है कि ये एंटाइमल लेयर के ऊपर फाइब्रोप्लेटिक प्लग बना हो, तो ये उसको फिर हम नाम देते हैं कि ये थ्रोम्बस है। और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं इस थ्रोम्बस फॉर्मेशन के इसके टॉप पे डिस्फंक्शनल एंडोथेलियल सेल, फाइब्रस कैप होते हैं जिसके अंदर मसल और कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फॉर्म सेल, मसल के वो सेल्स होते हैं जिसके अंदर पेट्स की डिपोजिशन हुई होती है, लार्ज पेट्स उसके अंदर प्रेजेंट हो। और इसके अलावा मैक्रोपेडिस भी उस एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सही, अगर ये सब प्रेजेंट हो तो उसको हम सिंपली नाम देते कि ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, और इसको समटाइम हम प्लग फॉर्मेशन का नाम भी देते। अब अगर वो पेट्स है जिसके अंदर कोई प्रेशरिंग वगैरह नहीं हो रहा है, कोई रप्चरिंग नहीं हो रहा है, वो स्टेबल प्लग है, पेट्स ल्यूमन उसने ऑब्स्ट्रक्ट किया है, लेट्स सपोज के 70% ल्यूमन इसने कोरोनरी आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्ट किया है, तो इसलिए हम इसको नाम देते कि ये स्टेबल प्लग है। और स्टेबल प्लग क्या, कौन सी पेन एंजाइना के टाइप्स का आज कर रहा होते हैं, स्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट